Assalamu alaikum my dear all shining stars, welcome back to another video. I hope you all are doing good. So basically इस वीडियो में हम लोग ब्रेन के पार्ट के फंक्शंस करेंगे इन निमोनिक फॉर्म। लेकिन क्यों? क्योंकि एमटीकैट में एमसीक्यू ज़रूर आता है जिसमें कोई फंक्शन दिया हुआ होता है, दैन पूछते हैं कि किसका फंक्शन है, किस पार्ट ऑफ ब्रेन का फंक्शन है। तो ब्रेन में इतने सारे पार्ट होते हैं। पहले तो ये डिफ्रेंसिएशन हुई भी होती है इसकी टेलेंसेफ्लॉन डाइंसेफ्लॉन में, एंड देन आपको पता है कि टेलेंसेफ्लॉन में हमारा पूरा फोर ब्रेन आ जाता है, एंड देन फिर हमें फोर ब्रेन की डिफ्रेंसिएशन पढ़नी होती है, हाइंड ब्रेन पढ़ना होता है, मिड ब्रेन पढ़ना होता है। तो ये सारे पार्ट आपको याद होने चाहिए, इनके फंक्शंस याद होने चाहिए। जस्ट लाइक लिम्बिक सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम में एमिगडाला भी आ जाता है, हाइपोथैलेमस हिप्पोकैम्पस भी आ जाता है। इसके अलावा हाइंड ब्रेन में पॉन्स है, ब्रेन स्टेम है, मेडुला ऑब्लंगेटा है। तो इन सब के कोई ना कोई फंक्शन होंगे, तभी ये पार्ट हमने पढ़ा है, ठीक है। तो वो जो फंक्शंस है ना, वो आज हम इन निमोनिक्स फॉर्म करेंगे। बेसिकली हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस होता है ना, इसके पास काफ़ी ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं जो सिक्रीट कर रहे होते हैं हॉर्मोन्स को। अब आपको पता है कि हाइपोथैलेमस ही कुछ रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स या फैक्टर्स रिलीज़ कर रहा होता है, और वो काम कर रहे होते हैं हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंड देन इंटीरियर पिट्यूटरी के कुछ हार्मोन्स होते हैं जो ट्रॉफिक होते हैं, जो दूसरे ग्लैंड पे काम करते हैं, देन उसकी सिक्रीशन को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। सो बेसिकली हाइपोथैलेमस के पास बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जिनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स कहते हैं, जो सिंथेसाइज करते हैं हार्मोन्स को। जस्ट लाइक अगर हम बात करें एडीएच की, जिसको वेसोप्रेसिन भी कहते हैं क्योंकि वेसल्स पे भी काम करता है, और ऑक्सीटॉक्सिन की, तो आपको पता है कि ये हार्मोन्स सिंथेसाइज होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस में, एंड देन ये काम करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, एंड देन सिक्रीट होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। तो आपने इन सारी चीज़ों को याद रखना है। हाइपोथैलेमस को हम थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, तो इसी से आप याद रखेंगे कि इसका पहला फंक्शन तो यही है कि ये टेम्परेचर रेगुलेट करता है। अगर हाइपोथैलेमस के पास ना रिसेप्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया है, तो ये फ़ौरन से ही बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला काम करता है। इसीलिए इसका पहला फंक्शन टेम्परेचर रेगुलेशन। हंगर और थर्स्ट में भी इन्वॉल्व होता है। लाइक आपने पढ़ा होगा, इसका एक मेन फंक्शन होता है कि वाटर को बैलेंस कर रहा होता है। तो आपको पता है कि एडीएच को रिलीज़ करता है, तो हंगर और थर्स्ट में भी इसका काम होता है। स्लीप वेक साइकिल होती है, इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं। बेसिकली आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जो हाइपोथैलेमस है उसका जो मेन काम होता है वो यही होता है कि ये एक मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। क्यों? क्योंकि इसकी न्यूरल कंडक्शन भी होती है और हार्मोनल प्रोडक्शन भी होती है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद ये कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को, हंगर को, थर्स्ट को, वाटर बैलेंस को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। इन एडिशन ये जो स्टिमुलेशन होती है हमारे स्पेसिफिक एरिया ऑफ द हाइपोथैलेमस की, ये एलिसिट करता है, शो करता है इमोशंस को, जैसे रेज है, फेयर है, या फिर प्लेजर है। तो ये सारे जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं ना, ये शो हो रहे होते हैं बाय द स्टिमुलेशन ऑफ द एरिया ऑफ द हाइपोथैलेमस। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई काम इमोशन में भी हाइपोथैलेमस का है, फेयर और जॉय, प्लेजर, एनीथिंग। इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेशन आ जाती है। तो मैंने आपको कहा कि ये कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करता है जो इनहिबिटिंग होते हैं, जो रेगुलेटरी होते हैं, ठीक है। तो फिर हार्मोनल कंट्रोल ज़रूर होगा, और वो हार्मोनल कंट्रोल किस पे होता है? ऑफ कोर्स पिट्यूटरी ग्लैंड पे होता है। इसके अलावा सर्केडियन रिदम है कि बॉडी क्लॉक जो हो रही होती है ना, वो भी इसी से रेगुलेट हो रही होती है। तो इन चीज़ों को आप इन द फॉर्म ऑफ थेसिस याद रख सकते हैं। टी फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन, एच हंगर एंड थर्स्ट, ई इमोशनल रिस्पॉन्सेस, स्लीप वेक साइकिल, इंटरनल बॉडी क्लॉक जिसको हम सर्केडियन रिदम भी कहते हैं, और सिग्नलिंग टू पिट्यूटरी ग्लैंड जस्ट बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स। यस, समझ आ गया। इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड फंक्शन है, तो ये रेगुलेट करता है अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, स्टिमुलेट और इनहिबिट करता है हार्मोनल प्रोडक्शन को, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। आपको पता है कि जो भी रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं, इनहिबिटिंग होते हैं, वो हमारे हाइपोथैलेमस के हार्मोन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन होता है, ग्रोथ रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन होता है। तो इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं वो स्टिमुलेटिंग होते हैं, जैसे एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिकल हार्मोन, या फिर एक और होता है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि एक होता है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, तो वहाँ से एफएसएच और एलएच रिलीज़ हो रहा होता है।
बस ये याद रखना है, ठीक है। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन भी होता है। ट्रॉफिक का मतलब है किसी और चीज़ पे काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए ट्रॉपिक मतलब ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसको रिलीज़ करवाता है। सो यस, ये रेगुलेट करता है अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन इसी से हो रही होती है, जो मैं बता चुकी हूँ। एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन होता है जो स्टिमुलेट करता है कॉर्टिसोल प्रोडक्शन को, ऑफ कोर्स एड्रिनल कॉर्टेक्स से। इसके अलावा थायराइड स्टिमुलेटिंग है जो थायराइड ग्लैंड पे काम करता है, थायराइड हार्मोन्स को रिलीज़ करवाता है। थायरोक्सिन हो गया या फिर ट्राईआइसोथायरोनिन हो गया। इसके अलावा प्रोलैक्टिन सिक्रीशन होती है। इसमें ना बेसिकली एक अगर हम बात करें ना तो वैसे खैर थोड़ी सी एफएससी लेवल से थोड़ी सी आगे की बात है कि मोस्टली जो इनहिबिशन हो रही होती है ना प्रोलैक्टिन की, वो हाइपोथैलेमस से हो रही होती है। उसका एक हार्मोन होता है जिसको हम डोपामीन कहते हैं, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन होता है बेसिकली वो। तो फिर यहाँ पे प्रोलैक्टिन सिक्रीशन ऑफ कोर्स वो काम करेगा पिट्यूटरी पे, देन पिट्यूटरी सिक्रीट और लाइक इनहिबिट करवा रहा होगा इसके सिक्रीशन को। तो रेगुलेट करता है लैक्टेशन और ब्रेस्ट डेवलपमेंट को। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है जो रेगुलेट करता है हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को। एलएच और एफएसएच इसमें काम आ जाता है। तो गैप और टैग से आप याद रख सकते हैं ग्रोथ हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, टीएसएच, और फिर रेगुलेट करता है अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, और गोनेडोट्रोपिन्स आ जाता है। तो बेसिकली ये आप याद ना भी रखें तब भी आपको बेसिक पता होने चाहिए कि इसी के सारे ट्रॉपिक हार्मोन्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड फंक्शन है, तो ये मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। इसके बाद हम आएंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा, हिप्पोकैम्पस वगैरह पे। लेकिन अगर हार्मोन्स ही पता नहीं होंगे तो आप कैसे दूसरी आगे चीज़ें पार्ट्स पे पहुँचोगे। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कोर्स थायराइड ग्लैंड के थ्रू ही हो रहा होता है। ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिक एनर्जी को, एनर्जी प्रोडक्शन को। बेसिकली बीएमआर जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है उसको मेंटेन करता है। ग्रोथ डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तभी अगर बच्चों में थायराइड लाइक हार्मोन थोड़ा भी आगे पीछे हो तो उनमें मेंटल रिटार्डेशन और स्केलेटल डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। लाइक क्रेटिनिज्म आपने देखा होगा, एडल्ट्स में मैक्सिडीमा होता है। अगर हम बात करेंगे भाई आयोडीन की डिफिशियंसी हो गई है तो गोइटर हो जाता है, इन्लार्जमेंट हो जाती है थायराइड ग्लैंड की। इसके अलावा आपने ग्रेव डिजीज़ देखी होगी, एक्सोप्थेल्मिया होता है, प्रोट्रूजन होती है आई बॉल्स की, तो उसको हम ग्रेव्स डिजीज़ कहते हैं। हाइपरथायराइडिज्म होता है वो, तो हार्मोनल प्रोडक्शन ये प्रोड्यूस करता है T3 और T4 को। निमोनिक मेटाबॉलिक ही है, मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन है, एनर्जी प्रोडक्शन है। T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन। ये थायराइड जो है ना वो इन्फ्लुएंस करता है बॉडी टेम्परेचर को। इसका मतलब होता है कि मेटाबॉलिज्म जब ज़्यादा होगा तो एसिडिटी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कंजप्शन ज़्यादा होगी, ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, एंड देन ऑफकोर्स एनर्जी हीट प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। तो मेटाबॉलिक जब हाइपरथायराइडिज्म हो जाए ना तो उसमें हीट इंटॉलरेंस होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो जाता है, इतना ज़्यादा बेसल मेटाबॉलिक रेट हो जाता है कि हीट प्रोड्यूस होना बहुत ज़्यादा हो जाती है शुरू, एंड देन फिर हीट इंटॉलरेंस देखने को मिलती है। इसके अलावा बॉडी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, ऑक्सीजन कंजप्शन रेगुलेशन है, जो पहले मैं पूरा आपको बता चुकी हूँ इसका पूरा मेटाबॉलिज्म। एंड देन हार्ट रेट, डाइजेशन वगैरह भी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रही होती है। बेसिकली मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ कर रहा है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलती है अगर हाइपरथायराइडिज्म हो जाए तो। क्रिटिकल होता है फॉर ओवरऑल हेल्थ, अगर ना हो तो फिर आपको मेंटल रिटार्डेशन, स्केलेटल डिफॉर्मिटी वगैरह देखने को मिलेगी। और लिपिड मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन का मतलब है कि ये लिपोलाइसिस करवाता है। जैसे आपने देखा होगा प्यूबर्टी पे ना जो एंड्रोजन वगैरह होते हैं, ऑफ कोर्स सेक्स हार्मोन्स हैं, ये इसके इसकी सिंथेसाइज पे ना इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। एंड देन फ़ौरन से ही ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है प्यूबर्टी पे। अब अगर ये प्यूबर्टी पे लेवल इंक्रीज़ ना हो तो फिर ना आपको लाइक यहाँ पे ना हम इस तरीके से कॉन्सेप्ट की बात कर सकते हैं कि अगर हम बात करें बच्चों की पुबर्टी लेवल की, तो उस पर ग्रोथ हार्मोन और इनका लेवल इंक्रीज़ होता है थायराइड हार्मोन्स का। लेकिन अगर हम एज की बात करें कि भाई एज गिरता जा रहा है और ओल्ड एज में इसका लेवल क्या होगा, तो इसका लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी मास ज़्यादा हो जाता है और लीन बॉडी मास फैट जो है वो कम हो जाता है। उसकी वजह से आपको बॉडी जो है ना वो बहुत ओबीज देखने को मिलती है। दैट्स वाई ऑलवेज रिमेंबर कि ये लिपिड मेटाबॉलिज्म रेगुलेट कर रहा होता है, लिपोलाइसिस करवाता है, और इसके अलावा ये ग्लाइकोजन और ये ना ग्लाइकोजिनोलाइसिस में भी इन्वॉल्व होता है, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन में इन्वॉल्व होता है बेसिकली, एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा रहा होता है। इसका ये मतलब होता है कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, सेल में अमाइनो एसिड अपटेक को इंक्रीज़ करवाता है। तो ये इसके फंक्शंस होता है, ठीक है।
देन नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द एमिगडाला। तो एमिगडाला आपको पता ही है कि ये इमोशंस फेयर में इन्वॉल्व होता है। तो हम हमेशा यही कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई सच एज, ये कंट्रोल करता है फीलिंग्स को, लाइक इमोशंस हैं लोननेस के, फेयर के, हेट्स के और सेक्सुअल अराउजल है, तो वो सारी चीज़ें इसी से कंट्रोल हो रही होती हैं। दैट्स वाई आप इसको याद करेंगे फेयर से। एफ फेयर रिस्पॉन्स, ई इमोशनल प्रोसेसिंग, ए एसोसिएशन विद मेमोरीज और आर रेगुलेशन ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्सेस। सो प्ले करता है की रोल इन प्रोसेसिंग इमोशन लाइक फेयर है, एंजाइटी है, इसके अलावा हेटर रेग है, या फिर हमारे पास सेक्सुअल अराउजल है, लोननेस है। फेयर रिस्पॉन्स में ट्रिगर करता है बॉडीज़ फ्लाइट और फ्राइट रिस्पॉन्स को, कि एक जगह से भागना है, लड़ना है, क्या करना है। मेमोरी एसोसिएशन इसमें इन्वॉल्व होती है क्योंकि लिम्बिक सिस्टम बेसिकली है ना मेमोरी एसोसिएशन में ही काम कर रहा होता है। और इमोशनल रेगुलेशन, इमोशनल प्रोसेसिंग, रेगुलेशन एक ही चीज़ है somehow. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द हिप्पोकैम्पस। सो बेसिकली हिप्पोकैम्पस अपने नाम की वजह से हिप्पोकैम्पस बोला जाता है, क्यों? सो बेसिकली नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द हिप्पोकैम्पस। अच्छा, इसको हिप्पोकैम्पस इसलिए कहते हैं क्योंकि रिजेंबल करता है सी हॉर्स है। इसका ये काम होता है कि प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल इन दी फॉर्मेशन ऑफ अ लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसीलिए ये रिक्वायर्ड होता है फॉर लर्निंग। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, या जो हमारे पास लाइक कैसे मोटर एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, कैसे हम स्विमिंग कर रहे होते हैं, कैसे हम चल रहे होते हैं, ये जो प्रोसीजरल मेमोरी टाइप्स होती है ना, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ये उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, इसी और सिर्फ लॉन्ग टर्म मेमोरी में इन्वॉल्व होता है। दैट्स वाई आपने इसको है ना ऐसे याद रखना है कि मेमोरी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, हेल्प करता है मैपिंग ऑफ इन्वायरमेंट्स में, लर्निंग और कॉन्सिडरेशन वगैरह में। तो मेमोरी फॉर्मेशन, एसोसिएशन है, प्रोसेसिंग है, स्टोरेज है, मैप्स से आपने याद रखना है। हेल्प से भी याद रख सकते हैं, हैंडलिंग करता है न्यू मेमोरीज़ को, या फिर हम कह सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में इन्वॉल्व होता है, तो लर्न करता है न्यू थिंग्स को, प्रोसेस करता है। थैलेमस फंक्शन, सो बेसिकली जो डाइनसेफ्लॉन होता है ना, वो कंसिस्ट करता है थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम पे, और लिम्बिक सिस्टम में हमारे पास एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस आ जाता है। जब हम थैलेमस की बात करते हैं ना, तो एक मेजर इंटीग्रेटिंग सेंटर होता है। इसका ये मतलब होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना, वो पहले थैलेमस में जाती है एंड देन फिर हमारे लोब्स में पहुंचती है। जैसे टेम्पोरल लोब है, जैसे ब्राइटल लोब है, या फिर फ्रंटल लोब है। तो ये सारे जो लोब्स हैं ये एसोसिएट कर रहे होते हैं कि स्पेसिफिक फंक्शंस है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि थैलेमस को इंटीग्रेटिंग सेंटर कहते हैं, मेन इनपुट सेंटर होता है फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन, एंड देन फिर यहीं से इंफॉर्मेशन सेरिब्रम में जाती है। मेन आउटपुट सेंटर ऑफ कोर्स ये जो आउटपुट सेंटर है फॉर मोटर इंफॉर्मेशन, वो सेरिब्रम को छोड़ती है। Incoming information from all these senses is sorted out in the thalamus. That's why it is also known as integrating senses, integrating center. So sensory rely करता है, relay करता है sensory information को from sensory receptor to the cortex, process करता है, integrate करता है, तभी इसको integration of course center कह रहे हैं। इसके अलावा regulate करता है consciousness को, play करता है regulate in sleep और wakefulness. So आपने निमोनिक से याद रखना है relay, relation लाइक इसका ये क्या होता है कि ये रिले करता है स्टेशन फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन, एसेंशियल होता है फॉर प्रोसेसिंग। यहीं पे प्रोसेसिंग इंटीग्रेशन होगी तभी आगे वो इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएगा कॉर्टेक्स तक, एंड देन कॉर्टेक्स में तो सारे लोब्स होता है। जैसे हमारा टेम्पोरल लोब है तो वो हेयरिंग में इन्वॉल्व होता है, फ्रंटल है तो वो हमारे आई लाइक हम ये जो पीछे वाला होता है ना ऑसिपिटल, ये इन्वॉल्व होता है हमारे देखने में। ठीक है, और कॉर्टेक्स आपको पता है, फ्रंटल कॉर्टेक्स की बात करें तो वो इन्वॉल्व होता है कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन लर्निंग है, या फिर तीन चीज़ें कहा जाता है कि ये जो कॉर्टेक्स है ये किस किस में इन्वॉल्व होता है। तो बेसिकली जो हमारे पास सोचने समझने की सलाहियत होती है ना, लर्निंग, मेमोरी, ये सारी चीज़ें कॉर्टेक्स से ही कंट्रोल हो रही होती हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें पहुंचती कॉर्टेक्स तक इंटीग्रेट हो गए हैं और वो होता है थैलेमस में। सो ये लिंक करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को टू द कॉर्टेक्स, अलर्टनेस और
कॉन्शियसनेस में इन्वॉल्व होता है, स्लीप वेकफुलनेस साइकिल को इन्फ्लुएंस करता है। इसके अलावा आप वही है कॉर्टेक्स जो मैं पहले बता चुकी हूँ, प्रोसेस करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को, इंटरप्रेट करता है कि कोई भी सेंसरी डेटा जो इंस्ट्रूमेंटस से आया है वो क्या कहना चाहता है। अब हमारी तरफ कोई बॉल आ रही है तो वो हमारी आंखों ने सेंस किया एंड देन उसको पहुंचाएगा दिमाग को, फिर ही तो कोई काम करेगा कि हमने वहाँ से हटना है या अपने हाथों को आगे करना है। तो बेसिकली कंट्रोल करता है वॉलंटरी मूवमेंट्स और उसके फंक्शंस को, इन्वॉल्व करता है कॉग्निटिव फंक्शंस है, लाइक थॉट है, परसेप्शन है, मेमोरी है, जैसे मैंने कहा कि लर्निंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इन सब में ये इन्वॉल्व होता है। लैंग्वेज प्रोसेसिंग यहीं पे हो रही होती है। काफ़ी जगहों पे कहा जाता है कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग में कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है और मिड ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है। निमोनिक्स आप थिंक से याद रख सकते हैं, थॉट है, परसेप्शन है, हाई ऑर्डर कॉग्निटिव फंक्शंस हैं। देखिए लाइक वही परसेप्शन, परसीव कर रहे हैं क्या कहना चाह रहा है, थॉट कर रहा है, इंटेलिजेंस है, मेमोरी है, रीजनिंग है कि क्यों है ऐसा, क्यों नहीं है ऐसा, इंटरप्रिटेशन है, नेविगेशन है, नॉलेज है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। स्मार्ट से भी याद रख सकते हैं, सेंसरी प्रोसेसिंग, मोटर कंट्रोल, जो वॉलंटरी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर रहे हैं। बॉल्स की ही एग्जांपल से आप याद रख सकते हैं, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, थॉट और लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। पॉन्स फंक्शन में हम पॉन्स के बारे में यही कहते हैं कि ये लोकेट होता है अबव द मेड्यूला एंड ये इन्फ्लुएंस करता है ट्रांजिशन को बिटवीन स्लीप और वेकफुलनेस। लाइक ये जो बिटवीन स्टेजेस ऑफ स्लीप होती है ना, ये इसको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है और मोस्टली रेट ऑफ ब्रीथिंग को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ पे स्लीप रेगुलेशन आ जाएगा, रेगुलेट करता है स्लीप को, अराउजल के कब उठना है, सॉलिंग और एस्पायरेशन में भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होता है, पेन ट्रांसमिशन में भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशंस में ये ज़रूर इन्वॉल्व होता है। लास्ट बुक में यही लिखा हुआ था तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है। लास्ट बुक जो थी ना हमारी, उसमें लिखा हुआ था कि फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह पॉन्स ही कंट्रोल करता है, लेकिन आई गेस आपकी बुक में ना हो। कोई बात नहीं है, लेकिन आपने याद रखना है, ठीक है। तो पेन ट्रांसमिशन है, स्लीप रेगुलेशन है, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स है। इसके अलावा मेडुला ऑब्लंगेटा है, तो मेडुला ऑब्लंगेटा ना सिवरल वॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ये हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है और वाइटल जो फंक्शंस होते हैं ना, ये उसको कंट्रोल करता है बेसिकली, जैसे ब्रीथिंग है, जैसे सॉइलिंग है, रिफ्लेक्सेस हैं, कफिंग वगैरह, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें इसी से कंट्रोल हो रही होती हैं। तो रेगुलेट करता है हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, इनवॉलेंट्री ब्रीथिंग को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है, डायलेट करता है वेसल्स को, रिफ्लेक्सेस को बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है, जैसे सॉइलिंग है, कफिंग है, वॉमिटिंग है। तो आपने याद रखना है ब्रीथिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, सॉइलिंग, ये सारी चीज़ें जो भी वाइटल फंक्शंस हैं वो कंट्रोल होती है हमारे मेडुला ऑब्लंगेटा से, और इसको आप BBR करके याद रख सकते हैं, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, ब्लड रेगुलेशन, जस्ट हार्ट रेट और रिफ्लेक्स कंट्रोल, सॉइलिंग, कफिंग और वॉमिटिंग। वाइटल से भी याद रख सकते हैं, जैसे मैंने कहा वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करता है, तो वाइटल फंक्शन रेगुलेशन में यही आ जाता है कि इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग कंट्रोल है। हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि अभी हम सांस लेंगे एंड देन फिर हम आधे घंटे बाद सांस लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। टोन रेगुलेशन है, जैसे ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी, डायलेट होंगी ताकि ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो या हार्ट रेट इंक्रीज़ हो। तो ये सारी चीज़ें जो ऑटोनॉमिक फंक्शंस होते हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट की, ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा होता है। और सस्टेनिंग रिफ्लेक्स, जैसे कफिंग है, जैसे सॉलिंग है, किसी चीज़ को आप निगल रहे हैं तो उसको जस्ट बिकॉज ऑफ द मेड्यूला कर रहे हैं क्योंकि वो इसको कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा रेटिकुलर फॉर्मेशन फंक्शन है, तो वो अराउजल और अलर्टनेस आ जाता है। इसको ये कहा जाता है, इंशाल्लाह आप अभी MBBS में पढ़ेंगे, इसको ये कहा जाता है कि अगर आप पढ़ते पढ़ते सो रहे हैं, कोई काम करते करते सो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो आपका रेटिकुलर फॉर्मेशन है वो शट डाउन हो चुका है। तो अराउजल और अलर्टनेस में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ये प्ले करता है एक रोल इन रेगुलेटिंग स्लीप वेक साइकिल। और अराउजल फिल्टर करता है, प्रोसेस करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को, रेगुलेट करता है टेंशन और फोकस को। तभी अवेकन से याद रख सकते हैं कि अलर्टनेस रेगुलेशन है, वेकफुलनेस कंट्रोल है, टेंशन रेगुलेशन है, कीपिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन है, इन्हेंस कर रहा है फोकस को, नोटिफाई कर रहा है ब्रेन को ऑफ इम्पॉर्टेंट स्टिमुलाई एंड देन फिर शट डाउन हो गया, तो इसका मतलब कि आपने अब सो जाना है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन जो है ना वो वैसे तो ह्यूमंस में इतना वेल डेवलप नहीं होता, एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड होता है, बट इम्पॉर्टेंट जो इसका काम होता है वो यही होता है कि इसके पास रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो काम होता है वो स्लीप अराउजल में होता है, इमोशंस में होता है, टोन वगैरह कंट्रोल कर रहा होता है, रिफ्लेक्सेस वगैरह को कंट्रोल कर रहा होता है। तो पेन रेगुलेशन है, पेन मॉड्यूलेशन है कि रेगुलेट करता है पेन परसेप्शन को, क्या आप
कहाँ पे दर्द हो रहा है, मोटर कंट्रोल, विजुअल प्रोसेसिंग, ऑडिटरी प्रोसेसिंग। अच्छा, विजुअल और ऑडिटरी प्रोसेसिंग ना MBBS की बुक्स में लिखा हुआ है, तो दैट्स वाई आप थोड़ा बहुत इसके बारे में याद रख सकते हैं। ऑडिटरी प्रोसेसिंग, विजुअल प्रोसेसिंग, मोटर कंट्रोल, पेन मॉड्यूलेशन, और इसके अलावा स्लीप अराउजल, इमोशन, मसल टोन वगैरह, रिफ्लेक्सेस, इन सारी चीज़ों में इसका काम होता है। जस्ट लाइक पेन मॉड्यूलेशन जिसमें रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं। सो यस, दैट्स इट। AVMP आप करके याद रख सकते हैं या फिर हेयर करके याद रख सकते हैं। सो टोटली अब डिपेंड्स ऑन यू। आई गेस आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके अलावा आपने कुछ भी याद नहीं रखना है अबाउट ब्रेन। इनके सारे फंक्शंस आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। इसके अलावा लोब्स थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि फ्रंटल होता है, टेम्पोरल होता है, प्राइटल होता है, इसके अलावा ऑसिपिटल होता है। कुछ लोग एक दो और लोब्स भी बना रहे होते हैं, मैंने अभी रिसर्च में पढ़ा था, बट आपकी बुक में ये नहीं है तो आपने ये याद नहीं रखना है। आप सिर्फ और सिर्फ वो लोब्स याद रखें जो आपकी बुक में बताए गए, ठीक है। कॉर्टेक्स के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेमोरी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो यस, दैट्स इट, दिस इज़ इनफ फ्रॉम माई साइड। अगर कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन में, आपको इंशाल्लाह बता दूंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। और कमेंट में मुझे ये भी बताएं कि आप कौन सी वीडियो चाहिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।